लेट अस स्टार्ट देन। जो चैप्टर हमारा रनिंग है वो है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी आर मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में अगर मैं अभी आपको बताऊं कि क्या क्या बचा हुआ है, तो चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, और वो जो टॉपिक्स हैं उसमें हमें डील करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, जिसमें कि आप एसेंट ऑफ सैप सीखोगे। इसके अलावा आपको डील करना है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के साथ, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम सीखोगे। ठीक है, तो ये जो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस मेथड हैं ट्रांसपोर्ट के, ये अभी इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं। जितनी जल्दी हम इन मेथड्स को डील कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में वी आर क्लोजिंग ऑफ विद दिस चैप्टर। तो जैसा आपने देखा कि ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बनते हैं। एंड हाँ, yesterday I told you that I'll be sending DPP or worksheet to you all, but I couldn't because of some reason I was stuck with some work. तो आई पार्डन फॉर दैट, लेकिन आज के आज मैं आपको नोट्स के साथ वो वर्कशीट सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए, इंक्लूडिंग दिस वन। जो वर्कशीट आपको आएगी उसमें आपको मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस भी साथ में मैं दे रही हूँ। तो वो क्वेश्चंस आप अभी हॉल्ट पे रखिएगा, जब आपका वो चैप्टर होगा इसके बाद, ट्रांसपोर्ट के बाद मिनरल न्यूट्रिशन का, तब उसके ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमें ये भी अभी ही सॉल्व करना है क्या, इट इज नॉट लाइक दैट। ऑलराइट, तो ये चैप्टर पे वापस आते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली, जैसे हमने ऑस्मोसिस सीख लिया, हमने एक्टिव एंड पैसिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देख लिए। इसके अलावा वी लर्नड अबाउट वाटर पोटेंशियल येस्टरडे इटसेल्फ। कल आप लोगों ने उसके नोट्स पढ़े होंगे, तो आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। आज का जो क्लास है दैट विल बी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल, मतलब जो भी चीज़ें आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं वो आपको अपना ध्यान में रखना है, या आपको उसको याद करना है। मेमोरी बेस्ड चीजें होंगी या मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ जिस्ट ऑफ द क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, और उसमें हम क्या क्या डील करने वाले हैं। हम डील करने वाले हैं सबसे पहले अबाउट इम्बिबिशन। इम्बिबिशन इज इम्पोर्टेंट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू योर थ्योरी पार्ट। जो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन होता है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं इस पर। हाँ, ऑब्वियसली इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सिग्निफिकेंस आपको देखना है इम्बिबिशन का। देन वी हैव टू डील ऑन विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, कि जब पौधों को आप पानी देते हो तो कैसे उसके जो सेल्स होते हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्म्स ऑफ वाटर आपको याद करना है। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ वाटर है, दिस इज एडिशनल नॉलेज फॉर यू ऑल, कि आपको पता रहे किस किस टाइप का पानी होता है। अब आप ये सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पानी के भी टाइप्स होते हैं क्या, तो अगर आप प्लांट्स के केस में देखोगे तो आपको उसके टाइप्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारे फॉर्म्स हम देखेंगे। इसके अलावा हमें बात करनी है अबाउट कौन से प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं खुद के अंदर। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डील ऑफ विद द पाथ। इतनी चीजें जब आप सीख चुके होंगे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, या बिल्कुल रेडी हो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर समझने के लिए, जो कि जाइलम के थ्रू होता है। और उसी मैकेनिज्म को समझने के लिए हम जो पढ़ते हैं वो होता है एसेंट ऑफ सैप का फिनोमिनन, या फिर जिसे हम कहते हैं डिक्सन एंड जॉली का थ्योरी। तो वो हम कल की क्लास में डील करेंगे। ठीक है, और अगर कल हम एसेंट ऑफ सैप खत्म कर लेते हैं तो आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू वन। तो पहला टॉपिक जो हमारा क्लास का है दैट इज इम्बिबिशन। अब इम्बिबिशन समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। मे आई नो कि आप लोगों को ये मालूम है या नहीं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अभी तक आप सबने एब्जॉर्प्शन तो सुना होगा। हैव यू ऑल हर्ड ऑफ एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन के बारे में सुना है कभी? फाइन, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। एड्सॉर्प्शन जो होता है दैट इज बेसिकली सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस फिनोमिनन। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरफेस फिनोमिनन किस तरीके से, और एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है या डिफरेंस होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सपोज यू हैव a surface like this over here,
यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि आपके पास ये सॉइल का सरफेस है। इस सरफेस पे सपोज आप इमेजिन कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो आपको रखना है। हम मान लेते हैं कि ये स्टोन है जिसका ये बेस है और इसके ऊपर यहाँ पर वाटर का पार्टिकल, अब इसको मैं ब्लू कर देती हूँ तो आपको बेटर क्लियर होगा कि वो एक वाटर का पार्टिकल है। तो ये वाटर पार्टिकल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये फिनोमिनन तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो आपके घर के जो लकड़ियों के दरवाजे होते हैं वो थोड़े से स्वेलअप हो जाते हैं, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप उन दरवाजों को सही से बंद नहीं कर पाते हो। ये तो कॉमनली हर किसी के घर में देखा गया होगा कि ऐसा होता है। तो वो जो फिनोमिनन है वो भी इस चीज का एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको वो चीज क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ सरफेस और ये सरफेस पे आप देख रहे हो कि कोई पार्टिकल है, सपोज ये वाटर का पार्टिकल है, ठीक है। वाटर का पार्टिकल है या आप इसको किसी लिक्विड का पार्टिकल भी मान सकते हो। तो ये जो पार्टिकल है अगर ये उस सरफेस पे रेस्ट कर रहा है तो ये देखो सरफेस के अंदर नहीं गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि इस सरफेस के अंदर पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर लेते या कंबाइन कर लेते, ठीक है। लेकिन एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एडजॉर्प्शन में जो भी पार्टिकल है या वाटर का जो मॉलिक्यूल है दैट इज गोइंग टू स्टे ऑन द सरफेस इटसेल्फ, वो केवल सरफेस पे चिपका रहेगा और सरफेस पे चिपके चिपके वो बाद में सारे काम करेगा जो भी उसको करना है, ठीक है। तो जब भी आप अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हो विथ एनी सरफेस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल या अनदर पार्टिकल या फिर कोई भी चीज का सबस्ट्रेटम जिसके सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल चिपका है, तो सरफेस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज एडसॉर्प्शन। और अगर वो पार्टिकल अपने स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके उस सरफेस के स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें रिस चुका है, तब हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अगर केवल सरफेस पे कोई लिक्विड पार्टिकल है तो वो कौन सा फिनोमिनन होगा? एडसॉर्प्शन, सरफेस फिनोमिनन। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म और भी डिटेल में सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए जो मीनिंग मैंने बताया आप इतना याद रखिए कि एडसॉर्प्शन इज बेसिकली अ सरफेस फिनोमिनन। इट डज नॉट इन्वॉल्व द मॉलिक्यूल टू गेट इनटू द सबस्ट्रेटम और टू द सरफेस ऑन विच इट इज अटैच्ड, उसको उसके अंदर रिसने की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी यहाँ पर प्लांट्स के केस में किसी भी सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स का एडसॉर्प्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इस छोटे से प्रोसेस से क्या इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है कि हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखो, फिजिकल फिनोमिनन है क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल किसी सरफेस के ऊपर आके अटैच होता है तो सरफेस अटैचमेंट जो होती है आप उसको फिजिकल फिनोमिनन ही बोलोगे। तो फिजिकल फिनोमिनन में जब पानी का पार्टिकल किसी भी सरफेस पे जाता है, अब सरफेस कौन, फिलहाल सरफेस हमारे लिए प्लांट का कोई सेल होगा। मान लेते हैं कि कोई सीड है, तो सीड का जो कोट होता है या जो उसका कवरिंग होता है उसके ऊपर पानी का पार्टिकल आके रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी का पार्टिकल आके रेस्ट कर रहा है सीड के कोट के ऊपर, तो वहां जो सीड का कोट है वो कुछ इंपॉर्टेंट कोलॉइडल सब्सटेंसेस का बना होता है। अब कोलॉइडल सब्सटेंसेस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि कोलॉइडल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो कोलॉइडल सब्सटेंसेस का बना होता है क्या, किसी भी सीड का जो कोट होता है या तो वो सेल्यूलोज का होगा या तो वो पेक्टिन का होगा या हेमी सेल्यूलोज का होगा। और ये जो सारे आपके कोलॉइडल सब्सटेंसेस हैं जिनका सीड कोट बना हुआ है, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोफिलिसिटी शो करते हैं। हाइड्रोफिलिसिटी का मतलब है हाइड्रोफिलिक अरेंजमेंट या बॉन्डिंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब आप जानते हो, ये टर्म आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मैंने बताया था। वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब भी पानी इनके सरफेस पे आके चिपकेगा तो क्योंकि इन सारे सब्सटेंसेस की एफिनिटी होती है वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की,
तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसको बाद में अपने अंदर लेना स्टार्ट करते हैं या उसके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इससे फर्क क्या पड़ता है, से सपोज कि यहाँ पे जैसे ही वाटर का जो पार्टिकल है वो इम्बाइब होने लगेगा इन सारे सब्सटेंसेस के अंदर, तो उससे ये होता है कि जो भी आपका सीड है, फिलहाल हमने एग्जाम्पल सीड का लिया है, आप किसी भी प्लांट सेल का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो उस प्लांट सेल पर जब पानी इम्बाइब होना स्टार्ट हुआ या उसका इम्बिबिशन स्टार्ट हुआ, तो दैट वाटर मॉलिक्यूल अल्टीमेटली स्टार्टेड एंटरिंग द सेल। तो जब वो सेल के अंदर जाने लगेगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो सेल का वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चली है, इम्बिबिशन चला है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो ऑस्मोसिस के जैसा है, ऑस्मोसिस के जैसा है बट इट इज नॉट ऑस्मोसिस, क्योंकि जो ऑस्मोसिस होता है वो फिजिकल फिनोमिनन एक तरह से आप नहीं बोलोगे, क्योंकि सरफेस फिनोमिनन नहीं है वो, ठीक है, फिजिकल भले आप बोल लो बट सरफेस फिनोमिनन नहीं है, क्योंकि वहां पर जितना भी एंट्री ऑफ सॉल्वेंट हो रहा था, एग्जिट हो रहा था सॉल्वेंट का, वो सब कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्म के विद इन, मतलब पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर सेल का इन्वॉल्व था। बट यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस पे पहले हाइड्रोफिलिसिटी हुई है और उसके बाद इम्बिबिशन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी सेल जो है वो वॉल्यूम में बढ़ जाता है। अब जब ये सेल वॉल्यूम में बढ़ जाता है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि इवन जैसे कि आप देखोगे कि जो नदियां होती हैं, तो नदी जब बह रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर करेंट के साथ काफी सारे ऐसे सीड्स होते हैं या ऐसे पॉलन्स होते हैं जो कि जाके पत्थरों के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा दो स्टोन रखा हुआ है, और ये जो स्टोन है इनका अरेंजमेंट कितना कॉम्पैक्ट होगा या ये कितने चिपक के रहते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो अगर इस स्टोन के बीच में कहीं से भी आके सपोज एक पॉलन यहाँ पे फंस गया था, छोटा सा पॉलन, और ये जो पॉलन था इसके अंदर क्या स्टार्ट हो गया, इसके अंदर इम्बिबिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये नदी के किनारे पे था, इसको कंटिन्यूसली वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे। तो जब यहाँ इम्बिबिशन होने लगेगा ना, तो ये जो आपका पॉलन है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं दोनों, जो कि स्ट्रेंथ में इस छोटे से पॉलन से काफी स्ट्रॉन्ग है, ये उनको घिस सकता है, ठीक है। वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, जो पत्थर है, जो स्टोन है जिसके विद इन वो फंसा हुआ था, वो उसके स्ट्रक्चर में क्रैकिंग स्टार्ट कर सकता है, इतना इसका टेंडेंसी होता है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन, या फिर जो भी इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है किसी भी प्लांट सेल को, क्लियर। अब ये जो इम्बाइबिंग पावर है हर एक सेल वॉल मटेरियल का या हर एक कोलॉइडल सब्सटेंस का डिफर करता है, किसी का इम्बिबिशन पावर बहुत ज्यादा होता है और किसी का इम्बाइबिंग पावर बहुत कम होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इम्बाइबिंग पावर जो है वो अगार अगार का सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज अगार अगार, कैन एनीवन प्लीज टेल मी? अगार अगार क्या होता है? आप लोगों ने कभी खाया है अगार अगार, कभी देखा है अगार अगार? यस और नो? सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एन एल्गा, वेरी गुड। माय क्वेश्चन इज कि क्या आपने कभी खाया है अगार अगार? ठीक है, आइसक्रीम्स तो आई गेस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट यस, हाँ, वेरी गुड देव। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो अगार अगार का मैं आपको दे सकती हूँ वो होता है जेली, ठीक है। तो वो एक आता था बचपन में, बड़ा गंदा सा लगता था, आई डोंट रिमेम्बर आप लोगों ने कभी वो खाया है या नहीं। हम छोटे थे तो जरूर आता था, जेली वेली उसका नाम होता था, आई गेस अभी भी मिलता है वो। या आपने जैम देखा होगा, तो उसका जो जेली कंसिस्टेंसी होता है या जेल कंसिस्टेंसी होता है, वो अगार अगार डाल के ही उसको वैसा बनाया जाता है, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी जेली वाला जो है, अब आप समझिए, ना तो वो कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड होता है और ना ही वो लिक्विफाइड होता है। तो ना ही कंप्लीट सॉलिडिफाइड है ना ही कंप्लीटली लिक्विफाइड है, उनके बीच का जो कंसिस्टेंसी है उसी को हम जेल कंसिस्टेंसी या जेली कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो दैट इज बेसिकली डन बाय एडिशन ऑफ अगार अगार, क्लियर।
इसके अलावा पेक्टिन, प्रोटीन, ये सारे जो कोलॉइडल सब्सटेंसेस हैं, इन सब की स्ट्रेंथ जो है वो आपको यहाँ कंपेयर करके बताई गई है कि कौन कितना ज्यादा इम्बिबिशन शो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन पावर या इम्बाइबिंग पावर। यहाँ तक अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक की बातें सबको क्लियरली समझ में आई हैं? ओके, तो यहाँ तक अगर हम क्लियर हैं तो हम कुछ और एडिशनल टर्म्स या चीजें जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि जब भी इम्बिबिशन की प्रोसेस चलती है तो मैंने आपको बताया कि जब इम्बिबिशन होगा तो पानी का जो पार्टिकल है वो अटैचमेंट शो करेगा जिस सरफेस पे वो चिपका है उसके साथ। तो जब ये अटैचमेंट होती है ना तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है और उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेटिंग। ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिलीज्ड हीट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हीट ऑफ वेटिंग। इसके अलावा क्योंकि जो सेल है जिसके अंदर इम्बिबिशन हुआ है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वहां पर कुछ प्रेशर भी जनरेट होता है जो कि पत्थर घिसने के लिए काफी है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था। तो वो जो प्रेशर डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन, दैट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन प्रेशर और आईपी। ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्बिबिशन प्रेशर या फिर दैट इज कॉल्ड एज आईपी। अब ये जो आईपी होता है ये मेट्रिक पोटेंशियल के बराबर माना जाता है, या फिर जो आपने कल वाटर पोटेंशियल की क्लास में सीखा था, वाटर पोटेंशियल का एक कंपोनेंट मेट्रिक पोटेंशियल भी था। मैंने आपसे कहा था कि मेट्रिक पोटेंशियल में वाटर के उन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल को देखा जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पे अटैच्ड होती हैं। रिमेंबर, तो अभी आपको उनका काम पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका आईपी है या जो इम्बिबिशन प्रेशर है दैट इज इक्वल टू मेट्रिक पोटेंशियल, उसको ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जब भी कोई सूखी लकड़ी जो है वो नेचुरल रॉक के ग्रूव्स में चली जाती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा पानी पड़ता रहता है तो इसको नॉर्मल भाषा में जो आप कहते हो ना सीड़न आना, तो वो जो सीड़न होती है लकड़ी के अंदर दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। क्लियर? और सोचो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो जो पत्थरों के बीच में लकड़ियां फंसती हैं वो पत्थर टूट जाते हैं, या मैंने अभी आपको छोटे से कॉलन का एग्जाम्पल दिया था, या फिर आप सीड का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब उनके अंदर इम्बिबिशन होता है तो उनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो फ्रिक्शन क्रिएट करके रॉक्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। इसके अलावा जितने भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इम्बिबिशन की प्रोसेस कर सकते हैं उनको हम इम्बिबेंट मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया गया था कि जितने भी कोलॉइडल सब्सटेंसेस हैं लाइक वी हैव अगार अगार, वी हैव सेल्यूलोज, वी हैव हेमीसेल्यूलोज, तो ऑल दीज सब्सटेंसेस व्हिच आर केपेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन वो सारे के सारे इम्बिबेंट मटेरियल्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग वुड इवन, मतलब जो लकड़ी होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब अगर आप इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस देखोगे या इसका इम्पोर्टेंस देखोगे तो इसका इम्पोर्टेंस होता है कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट करती है तो आपको भी पता है कि जब सीड जर्मिनेशन होगा तो जो रूट सिस्टम होता है या जो शूट सिस्टम होता है उसको सीड कोड ब्रेक करके बाहर आना पड़ता है। यस और नो? अगर कोई सीड है तो आपको भी पता है कि सीड के ऊपर तो सीड का कोट होगा, कवरिंग होगा। सीड कोट बहुत ही हार्ड होता है, तो whenever there is germination of the root system or there is germination of the shoot system from that given seed, तो what that seed has to do कि उसके अंदर पे जो आपका एम्ब्रियोनिक पार्ट है या जो नया प्लांटलेट बाहर आ रहा है it has to come around by breaking of the seed coat। तो जब वो seed coat break करेगा तो that is possible with the process of वाटर। ठीक है, पानी उसके अंदर जाना चाहिए, तो दैट इज बाय इम्बिबिशन। ये एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन, फैट, स्टार्च जो कि सीड के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो भी स्वेल अप हो जाते हैं क्योंकि अंदर पानी जा चुका है, पानी इम्बाइब हो चुका है। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं तो इनिशियली वो एब्जॉर्ब करती हैं विद द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन प्रोसेस, मतलब पहले पानी का पार्टिकल रूट हेयर पे जाके अटैच होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। तो पहले एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, देन
जो भी यहाँ पे दूसरे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे एरियल रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के अंदर इम्बिबिशन होता है, लाइकन्स के अंदर होता है, तो ये सारी चीजें आपको इसके इम्पोर्टेंस में याद रखनी है। न्यूली फॉर्म्ड वुड जो है वो स्वेल अप हो जाती है। मैंने ये एग्जांपल तो आपको सबसे स्टार्टिंग में दिया कि आपके घर के जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियां होती हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं वो सब अगर लकड़ी के बने हैं तो वो रेनी सीजन में आपको बंद करने में उनको जरा सी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उनके अंदर भी कौन सी प्रोसेस चल चुकी होती है, इम्बिबिशन की प्रोसेस हो चुकी होती है। तो इम्बिबिशन का प्रोसेस जो है या जो ये कंसेप्ट है काफी बड़ा नहीं है, बट जितना भी है आपको एज अ शॉर्ट नोट याद करना है, क्योंकि थ्योरी में पूछा जाता है एंड इसमें से एमसीक्यूज भी जरूर बनते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ये पूरा कंसेप्ट हमें अब सीखना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो वाटर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, और उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके अलावा आप सबको पता है, आप इससे अनजान नहीं हो, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वेदर इट बी प्लांट और एन एनिमल, उनके अंदर जो 60 to 70% कंटेंट होता है वो वाटर का होता है, और इसीलिए उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं कि पानी उनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये कारण होगा कि बहुत सारी ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं सेल की जो कि साइटोप्लाज्म में चलती हैं, और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम कंटेंट पानी का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो फ्लूइड पूरा आपकी बॉडी में फिल्ड अप है दैट इज ब्लड। ब्लड भी जो लिक्विडिटी अपनी मेंटेन करता है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट। इसके अलावा जो भी एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर काम करती हैं, वाटर उनमें उनके फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि वाटर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इवन फॉर द प्लांट्स एंड फॉर द एनिमल्स एज वेल। तो ये वाटर की कुछ इम्पोर्टेंसेज हो गई। इसके अलावा वाटर को अगर प्लांट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के समय आपको वाटर चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि जब कोई पौधा ग्रो कर रहा होता है, इनफैक्ट जब वो ट्री बन चुका होता है, तब तक भी पानी की रिक्वायरमेंट उसकी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो वाटर है वो उसके लिए फोटोसिंथेसिस करने का एक रॉ मटेरियल है, तो उसको लाइफ लॉन्ग उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि हमें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और उसका मैकेनिज्म जो है वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वाटर में आपको एज इट इज ऐसा कोई टाइप नहीं सीखना है कि पानी बहुत अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पर पानी अलग तरह के जरूर होंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्म में, मतलब पानी ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है। ठीक है, अब फॉर्म चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि पानी कुछ और कंपाउंड बन गया, पानी अभी भी पानी ही है। ठीक है, तो पानी जो है क्योंकि वो अलग अलग जगह पाया जाएगा, अलग अलग रोल परफॉर्म करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप खड़े हैं और आपके ऊपर आसमान से बारिश गिर रही है, तो दैट विल बी रेन वाटर। ठीक है, दैट विल बी वन फॉर्म ऑफ वाटर टू यू, और वो क्या होगा, रेन वाटर होगा। अब जब वो रेन वाटर जो है वो जाके धरती पे चला जाता है, धरती के नीचे जाके स्टोर हो जाता है, तो आप उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हो। तो क्या वहां पे पानी का फॉर्मूला बदल गया, कि जो ऊपर से बारिश आपके ऊपर गिरी थी उस पानी का फॉर्मूला कुछ और था, और जब वो पानी धरती के अंदर चला गया तो उसका फॉर्मूला चेंज हो गया? इज इट ऐसा हुआ क्या? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग फॉर्म। मतलब पानी ने केवल अपना सोर्स के अकॉर्डिंग या अपने रहने की जगह के अकॉर्डिंग या जो भी उसका रिजर्वायर है जहां वो स्टोर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इट हैज चेंज्ड इट्स फॉर्म, लेकिन पानी अभी भी पानी ही है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक लॉजिक। तो यहाँ पे जैसे ये आपको शो कर रहे हैं कि वाटर इज मेनली ऑब्टेन थ्रू रेन, आप सबको भी पता है कि मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो यहाँ पे आती है हमारे पास वो आती है बरसात के मौसम से या बारिश के थ्रू आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेन वाटर। अब इसमें से ही कुछ पानी जो है वो वाटर रिजर्वॉयर्स में चला जाता है, जिनको हम रन ऑफ वाटर कहते हैं, मतलब कि बहता हुआ पानी। ठीक है, और जितना भी दूसरा पानी है वो धरती के नीचे जाके स्टोर हो जाता है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वाटर। क्लियर?
तो ये सारे कुछ बेसिक से टाइप्स हैं जो आपने लोअर क्लासेस में भी सीखे होंगे जब आपने वाटर साइकिल बनाना पढ़ा होगा। तब तो आपने ज़रूर सीखा होगा कि जो बारिश हो रही है उसका पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ स्टोर हो रहा है। ऑलराइट, अब इसके अलावा अगर मैं कुछ टिपिकल फॉर्म्स में जाऊं जो कि यहाँ हमको प्लांट के केस पे याद रखने हैं, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के केस में याद रखने हैं, तो सबसे पहला जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम ही आपको इसका मीनिंग कन्वे कर रहा है। और इसका नाम जो है वो आपको इसका क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है कि ये इस तरीके का पानी है जो कि सॉइल वाटर टेबल में जाके डिपॉजिट होता है। ग्रेविटेशनल मतलब एनीथिंग दैट इज वेरी मच अफाइंड टूवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटी की तरफ इसकी एफिनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ रहेगा, धरती पे रहेगा। ठीक है, तो जब ये नीचे रहता है, लैंड पे रहता है, और बारिश के बाद जब ये पानी धरती के पास चला जाता है तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेलिंग ग्रेविटेशनल वाटर? आप बोलोगे कि मैम इसका कंसेप्ट तो अंडरग्राउंड वाटर के जैसा ही हो गया, बट एक्चुअली नॉट। अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो सॉइल टेबल के नीचे भी हो सकता है। आपको ये पता होगा कि जब आप जमीन देखते हो तो जमीन में आप कितने भी अंदर खोदते जाएंगे तो वो सॉइल नहीं होता। ये आपको पता है या नहीं पता है? डू यू ऑल नो दैट और नॉट? जो सॉइल होता है ना वो धरती के ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेयर्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर उस सॉइल लेयर के विदिन या उस सॉइल टेबल के विदिन पानी स्टोर्ड है तो दैट वाटर विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, इफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिलो दैट इवन, तब हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि उसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाएगा। ऑल राइट, तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड एंड ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है इट इज टाइप ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन जो अंडरग्राउंड पानी है वो ग्रेविटेशनल वाटर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी हमेशा सॉइल टेबल में हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। इसके अलावा ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये प्लांट को इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ये आप ट्यूबवेल इरिगेशन या फिर जो ड्रेनेज इरिगेशन सिस्टम बनाया जाता है उनके थ्रू इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है कि ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है। रीजन ये होता है कि ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं जो कि सॉइल टेबल के अंदर जाके स्टोर होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स इनको इतना स्ट्रांगली अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं कि ये फ्री फॉर्म में किसी भी पौधे को अवेलेबल नहीं होते। इनको इरिगेशन सिस्टम के थ्रू किसी पौधे को पहुंचाना पड़ता है। ऑल राइट, हाँ, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इस पानी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस जो है ये आप लोगों ने देखा होगा, सारे लोगों ने, डू यू ऑल नो आग का फूल? अभी अभी सावन गया था तो शंकर जी की पूजा आप सब लोगों ने की होगी। बेसिकली उनको ये चढ़ाया जाता है, पर्पल और व्हाइट कलर का छोटा सा फ्लावर होता है। ठीक है, तो दैट इज कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोसोपिस होता है, कैपेरस होता है, ये भी ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि ग्रेविटेशनल वाटर को डायरेक्टली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन और लूज वाटर मॉलिक्यूल, मतलब या तो पानी एब्जॉर्ब कर लीजिए या तो पानी का मॉलिक्यूल रिलीज कर दीजिए। ठीक है, दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ तो पानी ही हाइग्रोस्कोपिक है। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर फिल्म होती है दैट इज हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स वेरी फॉर्मली। मतलब सपोज यहाँ सॉइल का कोई पार्टिकल है, आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये एक सॉइल पार्टिकल है, तो इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर ना पानी की थिन फिल्म चढ़ी होती है। अब वो जो पानी की थिन फिल्म इसके ऊपर होगी तो आप खुद ही सोचो, एक तो बहुत ही थिन फिल्म है, तो अगर आप उसको सॉइल के पार्टिकल से सेपरेट करना चाहते हो तो क्या वो इतना इजी होने वाला है? नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। तो दैट थिन फिल्म ऑफ वाटर दैट इज कोटिंग द सॉइल पार्टिकल, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बट हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जहां पर ये थिन फिल्म ऑफ वाटर को या तो लिबरेट कर दिया जाएगा या तो वापस गेन कर लिया जाएगा कंडीशनली। ऑल राइट, कंडीशनली। ये भी हमेशा किसी भी पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये भी थिन फिल्म के फॉर्म में सॉइल का जो पार्टिकल है उसके साथ बाउंड है।
इसके अलावा ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हो, उसका वाटर पोटेंशियल कम है या ज्यादा है? वाटर पोटेंशियल हाइग्रोस्कोपिक वाटर का आपको हाईली नेगेटिव बताया जा रहा है, तो क्या वो कम हो गया या ज्यादा हो गया? यस, ठीक है, वो कम हो गया, बहुत कम हो गया वाटर के मूव करने का टेंडेंसी, क्योंकि वो ऑलरेडी बाइंड है सॉइल पार्टिकल के साथ, तो उसके मूव करने की क्षमता कम है। ठीक है, somebody has given the reason कि वहाँ मोर सॉल्यूट है, वेरी गुड, एक ही बात है, देव हैज गिवन दैट रीजन, क्योंकि सॉइल जो है वो वहाँ सॉल्यूट वाला रोल ही प्ले कर रहा है। वेरी गुड, मतलब वाटर पोटेंशियल आप सब लोग को बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज केमिकली कंबाइंड वाटर। नाउ व्हाट इज केमिकली कंबाइंड वाटर? जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी वाटर का मॉलिक्यूल उनके साथ भी जाके अटैच हो सकता है। आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, कुछ हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोगों को एक बार और भी दिया था। आप लोगों ने फिटकिरी सुना है, एलम? एलम के बारे में सबने सुना होगा। इसके अलावा आपने ब्लू विट्रियोल सुना होगा, आपने ग्रीन विट्रियोल सुना होगा। तो अगर आप ब्लू विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल देखोगे तो उसमें सपोज कॉपर सल्फेट है, तो उसके साथ आपको लिखा रहेगा कुछ ऐसा। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ऐसा होगा कि यहाँ पे रहेगा Cu एंड वी हैव SO4, और उसके साथ ऐसा लिखा रहता है .5H2O या फिर .7H2O। ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या सबने? यस और नो? ऐसा लिखा हुआ देखा है? हाँ जी। तो ये जो अलग से आपके पास लगा हुआ है ना वाटर का मॉलिक्यूल, अब देखो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। ये उस कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, बट आप कभी भी इसको हटा सकते हो। ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर चुका होता तो आपको भी पता है कि फिर वो कॉपर सल्फेट ना रहता, वहां पे कुछ और नया कंपाउंड बन चुका होता। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल साइड में अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। तो जब भी आप ये कंपाउंड्स को सॉइल में देखोगे, सॉइल के पास भी तो कॉपर होता है, सॉइल के पास भी तो आयरन होता है, सॉइल के पास भी पोटेशियम होता है। तो इनके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनके साथ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन जुड़ा है पानी का, तो उसको हम कहते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केमिकली कंबाइंड वाटर। ये वाला पानी भी पौधों को इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो किसी केमिकल कंपाउंड के साथ ऑलरेडी मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन के तौर पे अटैच्ड है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट फ्री फॉर्म ऑफ वाटर जो कि पौधों को दिया जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? इज देयर एनी ट्रबल? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं? ओके फाइन। नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर। अब ये ऐसा पानी होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स के विद इन एग्जिस्ट करता है कैपिलरी पोर्स में। मतलब सॉइल पार्टिकल छोटे 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 काफी सारे जुड़े हैं, उनके बीच में जो पानी भरा रहता है गैप में, उसको हम कहते हैं क्या? कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही समझ रहे हो कि सॉइल के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, और उनके बीच का जो गैप होगा वो तो और भी छोटा होगा। तो वहां पर जब ये पानी प्रेजेंट होता है तो दैट इज टर्म्ड एज कैपिलरी वाटर। नाउ दिस इज द मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर जो कि पौधों को इजीली दिया जा सकता है या पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली ये वाला जो वाटर होता है कैपिलरी वाटर, क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, तो ये आसानी से पौधों को दिया जा सकता है। रीजन ये भी होता है कि जो सॉइल पार्टिकल है वो ऑलरेडी हाइग्रोस्कोपिक वाटर को होल्ड कर रहे हैं, इसके अलावा वो ग्रेविटेशन वाटर को होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो कैपिलरी वाटर है जो कि उनके बीच के गैप में भरा हुआ है, वहां तक सॉइल पार्टिकल की स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो कैपिलरी वाटर को भी अपने थ्रू होल्ड कर ले। तो दैट इज द रीजन कि जो कैपिलरी वाटर है दैट इज द मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर टू द प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो जनरली एंड कॉमनली एंड मेजरली ये कैपिलरी वाटर ही अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज द नेक्स्ट वन, बट बिफोर दैट
आप लोग पहले मीटिंग रिजॉइन कर लीजिए, फिर हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है? रिजॉइन द मीटिंग विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर आप लोग मीटिंग रिजॉइन करिए, देन वी कैन कैरी ऑन।